जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक समय था जब भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदता था। आज इंडिया एयरक्राफ्ट बनाना सीख रहा है और बल्कि ये कहना चाहिए कि बनाना शुरू भी कर चुका है। और ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत साइलेंटली यहाँ पर हमें नजर नहीं आता, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक जियोपॉलिटिकल एविएशन पावर शिफ्ट हमें यहाँ पर होता हुआ महसूस हो रहा है। रशिया से अमेरिका तक, यूरोप से लैटिन अमेरिका तक, दुनिया के जो एयरक्राफ्ट मेजर्स हैं वो आज इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब मान रहे हैं। रशिया की यूएसी और एचएएल ने मिलकर SJ-100 रीजनल जेट पर काम करना शुरू कर दिया है और एम्ब्रियर से लेकर जो अडानी के बीच में जो ये साझेदारी हुई है, इसमें सिविल जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एमओयू साइन कर लिया गया है। और एम्ब्रियर महिंद्रा की जो पार्टनरशिप है वो C-390 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बना रही है। तो जो कल को एविएशन वेरिएंट्स के बेस बन सकते हैं। और साथ ही जो एयरबस की बात करते हैं, एयरबस और टाटा लाइन ऑलरेडी जो है C-295 एयरक्राफ्ट इंडिया में असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो चेक रिपब्लिक के जो हम उसके साथ में है, और साथ ही जो शक्ति एविएशन है वो इंडिया में L-410 और जो है वो 19 सीटर एयरक्राफ्ट है वो लाने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि CSIR NAL जो बेंगलुरु और रशिया की जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है, जो रोस्टेक, उसने एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट पर जो NDA है वो साइन किया। और इसका मतलब ये है कि हमें ये कहना चाहिए कि इंडिया सिर्फ एयरफ्रेम नहीं बल्कि इंजन इकोसिस्टम की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डील्स नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि रैंडम डील्स नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि एक पैटर्न है। और ये पैटर्न जो है वो क्लियर है कि इंडिया जो है पोजिशनिंग इटसेल्फ एज द नेक्स्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग ये आज की चर्चा है कि भारत किस तरह से इस फील्ड में खुद को पोजिशन कर रहा है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या जो भारत और बोइंग एयरबस जो डिप्लॉय है उसके बाद तीसरा जो है, जो ग्लोबल एविएशन पोल है वो बनने जा रहा है? देखिए, अभी डोमेस्टिक जो उड़ान है, मतलब भारत सरकार डोमेस्टिक फ्लाइंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत हद तक प्रायोरिटाइज कर रही है। उन्होंने उड़ान रूट्स भी बनाए हैं। इसके लिए हमें बड़े एयरक्राफ्ट जरूरत नहीं है, जैसे बोइंग या एयरबस की जरूरत नहीं है। हमें छोटे एयरक्राफ्ट भी चलेंगे जो 75 टू 100 सीटर है। इसके लिए अब भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने SJ-100 जो सुपर जेट बोला जाता है उनके लिए, उसके लिए देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक तरह से हामी भर दी है। इससे क्या होगा अंबर जी, आप ये देख लीजिए, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भी बहुत बड़ा काम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बोइंग और एयरबस की जो ड्यूओपली है वो खत्म हो जाएगी। और भारत जो है सिविल जेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप लेता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो सिविल एविएशन की जो इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं। जैसे आप देखिए कि एम्ब्रेयर और अदानी ग्रुप ने अभी यहाँ पर एक डील साइन की है जिसमें वो सिविल एयरक्राफ्ट और MRO इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अदानी के साथ मिलकर भारत के अंदर आप ये देखेंगे कि जो इकोसिस्टम जो बन रहा है, इससे भारत के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर जो MRO सिस्टम्स होते हैं, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि भारत को अभी 5000 जेट्स चाहिए, मतलब छोटे मझोले सब टाइप के। देश के अंदर वो इकोसिस्टम भी नहीं रहा है। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की जरूरत है और भारत सरकार जो है इस डायरेक्शन में बहुत ध्यान देके काम कर रही है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा और हमारे जितने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको भी एक लाइफलाइन मिलने वाली है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर आपको डेवलप करना है तो कम से कम 20 से 30 साल का एक तरह से जेस्टेशन पीरियड होता है।
इसके ऊपर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। आज तो हालत ऐसी हो गई है कि आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों एक तरह से अभी झगड़ा कर रहे हैं और एक तरह से दोनों ट्राई कर रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज को उनके स्टेट में लेके आए। अब ऐसा नहीं है कि भारत एयरबस और बोइंग से कंपटीशन कर रहा है। भारत के अंदर ही स्टेट्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि अभी एम्ब्रेयर ने जैसे अभी अदानी के साथ उन्होंने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया, वैसे ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, C-390 के लिए उन्होंने अभी महिंद्रा ग्रुप के साथ किया है। इसके अंदर वो सप्लाई चेन बनाने वाले हैं। और एक चीज ये है कि हमारे जितने भी इंजीनियर्स है उसको स्किल करने वाले हैं। और ये भी आप ये देखिए कि जो एविएशन इंडस्ट्रीज में होता है, सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इससे एम्ब्रेयर आने से हमें सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, लाइसेंस मिल जाएंगे और वेरियस जो प्रोटोकॉल्स है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अभी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्ब्रेयर इसके अंदर है, एयरबस और टाटा ने मिलके ऑलरेडी भारत के अंदर एक असेंबली लाइन चालू कर दी है, वो वडोदरा में हो रहा है। और इस साल सितंबर 2026 में आप देखेंगे कि पहला जो C-290 एयरक्राफ्ट है उसका भारत से एक तरह से भारत के अंदर बनना तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगा, क्योंकि देखिए एविएशन कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें आपको कॉम्पोजिट अलॉयज होता है, फिर जैसे आपने इंजन की बात बोली है, और भी इसके जो एवियोनिक्स के जितने सिस्टम्स होते हैं, एक ग्लोबल इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने से आप ये देखिए कि सब लोगों को, जैसे अगर आप समझ लीजिए, अगर आप को आइलैंड्स के बीच में आप जाते हैं, वहां पर भी आप देखते हैं कि छोटे मोटे प्लेन्स होते हैं, सी प्लेन्स। उसके लिए शक्ति एविएशन एंड डिफेंस सिस्टम्स ने ओमनीपुल ग्रुप के साथ उन्होंने टाई अप किया है, ताकि 20 सीटर 30 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया जाए। और जो टायर 2 और टायर 3 के अंदर हम जो कोऑपरेशन है वो एक तरह से कर पाए। एयरक्राफ्ट तो एयरक्राफ्ट ठीक है, पर अब भारत जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहा है। हमारी जो CSIR है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जो बेंगलोर स्थित है, उन्होंने अभी एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड इंडियन कॉरपोरेशन से, जो रशिया की रोस्टेक की कंपनी है। इसके अंदर भारत के अंदर फाइटर जो इंजन्स लगते हैं वो बनाने की एक कवायद चालू हो गई है। इसके अंदर R&D होने वाला है, भारत को वो पूरी टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, जिससे सिविल एविएशन जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी, यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि भारत जो है वो चाइना का जो कोमैक है उसके पैरेलल इंडिया एक अपना इंडिपेंडेंट सिविल एविएशन इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है विदाउट सैंक्शन रिस्क। देखिए आज की डेट में आप ये देखिए, वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ रहा है। पहले एयरबस और सिर्फ बोइंग ही रहते थे, बट आप ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एविएशन सेक्टर एक सिग्नल किया जाता है कि जिसके अंदर एक पिवट होता है, कौन सी कंट्री के साथ कौन जुड़ रहा है। ब्राजील भारत के साथ जुड़ रहा है। आप देखिए एयरबस जो कंपनी है वो भारत के साथ जुड़ रही है, रशिया भारत के साथ जुड़ रहा है। अब ये समझ लीजिए, रशिया जो है एक तरह से इट डज नॉट एंजॉय अ वेरी गुड टर्म्स विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो ना तो यूरोप के साथ उसके अच्छे रिलेशंस है, ना अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस है। पर तीनों कंपनीज जो है, रशिया के, यूरोप के और अमेरिका के, वो तीनों भारत में आके एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ में एक और एक चीज है, भारत के अंदर एविएशन सेक्टर में ग्रोथ ही होने वाली है। इवन EU की जो प्रेसिडेंट आई थी उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने भी ये बात का एक तरह से जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात ये भी हो सकती है कि आगे आते वक्त शायद बम्बार्डियर भी हमारे साथ आ जाए और भारत के अंदर वो भी एक तरह से इस इकोसिस्टम में ज्वाइन होने के लिए रेडी हो सकता है। भारत इज बीइंग राइट नाउ एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बढ़ता जा रहा है। एक और एक चीज देखिए, दिस इज अ कॉल ऑफ अ पावर प्रोजेक्शन एज वेल। जियोपॉलिटिक्स में अगर आपके पास ये सब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है, साथ में आप
मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ओवरऑलिंग और एंड टू एंड सिस्टम्स आप देख सकते हो, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कॉम्पोजिट अलॉयज, उसके सॉफ्टवेयर, उसके चिप्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज भारत के अंदर बन रहे हैं। और धोलेरा तो आपको मालूम ही है कि भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर सिटी बनने वाला है। तो इकोसिस्टम बन रहा है और भारत सरकार भी पूरा सपोर्ट दे रही है, और सबको मालूम है दिस इज अ 20 to 30 इयर्स इंडस्ट्री। इसके भारत की जो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से एविएशन इंडस्ट्री को भारत में लाना बहुत जरूरी था, और इसमें रशिया, ब्राजील और अभी यूरोप साथ में आ चुके हैं। आप ये भी देखेंगे कि थोड़े देर में अमेरिका भी आ जाएगा। जी, तो उमेश जी, एक बात तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत को लेकर कि क्या भारत जो है एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट में एंट्री करके, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जो सबसे डिफिकल्ट बैरियर है वो तोड़ दिया है। देखिए, इंजन जो होता है कोई भी विमान का एक तरह से हार्ट होता है, और उसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी जरूरी है, और इसमें जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है वो काम कर रही है। उन्होंने अभी इंजन के लिए रशियन जो कंपनी है रोस्टेक के साथ उन्होंने साइन किया है। ये चीज बताता है कि भारत सरकार जो है सिर्फ यहाँ पे असेंबली लाइन नहीं बना रही है, यहाँ पर कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की जो सुविधा है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको भी फैसिलिटेट कर रही है, ताकि फ्यूचर में हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रह सके। दिस शोज, और एविएशन सेक्टर में तो ग्रोथ आ ही रही है भारत की। आप ये देखिए कि पिछले कितने 10 साल में इतने एयरपोर्ट भारत सरकार ने खोले हैं, और रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हमारे रीजनल कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगा तो देश की ग्रोथ और प्रोग्रेस बहुत बढ़ने वाली है। और अभी आप ये देखिए कि एक्सप्रेसवेज बनना चालू हो गया भारत में, जैसे अभी इनॉग्रेशन हो ही रहा है यूपी और भारत सब जगह। सागरमाला प्रोजेक्ट भी हो रहा है, जिसमें हमारे जो इनलैंड वाटरवेज है उसको भी कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। साथ में उड़ान के थ्रू एयर कनेक्टिविटी को भी एक तरह से फिजिबल, एक्सेसिबल करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार इज डूइंग एवरीथिंग इन राइट अर्नेस्ट, ताकि देश के जो जनता है 20 से 30 साल में भारत एविएशन हब बन जाए और देश के अंदर एक फलती फूलती एविएशन इंडस्ट्री चालू हो जाए। तो उमेश जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो ये कि क्या यहाँ पर जो भारत का ये कदम है उससे भारत जो रीजनल एयरक्राफ्ट है जिसमें 19 to 100 एयरक्राफ्ट जो सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं उस सेगमेंट में भारत एशिया का एक प्रोडक्शन बेस बन सकता है क्या? डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि देखिए भारत के अंदर बहुत सारे टायर 2 और टायर 3 टाउन्स हैं, वहां पर डिमांड ऑलरेडी है। और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि भारत की जो रीजनल डिमांड है वो अगर पहले पूरी होगी, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी होगा। सिर्फ आप ये देखिए कि सिर्फ 75 to 100 सीटर की डिमांड नहीं होते एयरक्राफ्ट के अंदर, आपके पास चार्टर फ्लाइट्स होते हैं, आपके पास टूरिज्म रिलेटेड एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो पानी में चलते हैं, और भी एक तरह से डिफरेंट यूज होता रहता है, छोटे सीटर, 10 सीटर, 20 सीटर। ये सब भी भारत के अंदर एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है भारत, जिसमें एयर कनेक्टिविटी दिया जाए, और एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर भारत सरकार चालू करना चाहती है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कल को जो अफ्रीका है, आसियान और जो मिडिल ईस्ट है, उनके जो एयरलाइंस हैं वो भी मेड इन इंडिया प्लेन्स उड़ा सकते हैं? ऐसा कुछ पॉसिबल होगा आगे जब हम इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो? देखिए, कनेक्टिविटी तो अभी बढ़ने ही है, क्योंकि भारत जो है सिर्फ अपने इनलैंड जो भारत के अंदर जो है वहां पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। हम कनेक्टिविटी जो है इवन अंडमान और लक्षद्वीप में भी एक्सपैंड करेंगे, वहां पर भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और रशिया ने तो अभी सिर्फ हमें SJ-100 जो एयरक्राफ्ट है वो दिया है। आगे एक और एक उनका एयरक्राफ्ट है II-114 300 सीटर, उसको भी उन्होंने ऑफर कर चुके हैं हमें। तो ये एक तरह से आप देखिए भारत के पास एक तरह से डिमांड ज्यादा है। क्यों? रशिया जो है, रशिया के अंदर वो उसके एयरक्राफ्ट की जो एयरक्राफ्ट की मांग है बहुत कम है। भारत के अंदर क्यों ज्यादा है? क्योंकि भारत का एविएशन मार्केट अभी एक तरह से प्रॉमिसिंग ग्रोथ है उसके अंदर।
सेकेंड, आप ये देखिए कि वर्ल्ड की 17% जो पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर है। 67% हमारा जो यूथ है इज अंडर द एज ऑफ 35। सबको एक एस्पिरेशनल लिविंग चाहिए। एवरीबडी वांट्स बेटर कनेक्टिविटी। एयर ट्रेवल भारत के अंदर एक तरह से एक्सप्लोजन आया है और प्री कोविड लेवल से भी हम आगे जा रहे हैं। देखिए फेयर्स बढ़ गए हैं, उसके बावजूद भारत के अंदर जो एयर ट्रेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसमें समझ में आ रहा है कि लोग अपना टाइम को वैल्यू कर रहे हैं। दे वांट टू रीच देयर डेस्टिनेशन अर्ली, और जो ट्रेन और बस की सुविधाएं हैं उससे वो एक तरह से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो एयर ट्रेवल कर सकता है, पर लैक ऑफ फैसिलिटीज के कारण वो ट्रेन और बस की सुविधाएं यूज कर रहा है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी, जो मिडिल क्लास है, जो अपनी टाइम की वैल्यू के हिसाब से एयर ट्रेवल को प्रिफर कर सकता है, उसको टैप करने के लिए रशिया को समझ में आ गया, ब्राजील को समझ में आ गया कि दिस इज अ लुक्रेटिव मार्केट, और भारत के अंदर अगर आप बनाते हो तो इट कैन बिकम एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एज वेल। सबसे पहले ऐसा होगा कि भारत की डिमांड पूरी होगी और यहाँ से हम ये जो रशियन और ब्राजीलियन सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रियल पॉसिबिलिटी होगा, और देश के अंदर एमआरओ। पॉइंट में आपसे उसमें एक इंटरजेक्शन है, मैं आपसे जो इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि ये जो सारी डील्स हमें नजर आते हैं कि क्या सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहेगा या फिर हम यहाँ पर इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं वो भी ये बन पाएगी? देखिए स्टार्टिंग में तो एक तरह से असेंबली हब ही होने वाला है, पर धीरे धीरे कंपोनेंट लोकलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, यहाँ पे सप्लाई चेन बनेगा, और यहाँ पर जो जॉब्स है उसको भी एक तरह से और भी तरह के जॉब्स जो है क्रिएट होने वाले हैं। और हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आप ये देखिए जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब्स होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर इक्विपमेंट्स, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सप्लाई चेन्स। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर भारत में बन रही है जिसमें आप देखिए रशियन, ब्राजीलियन, यूरोपियन कंपनीज compete कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे एंटायर नया इकोसिस्टम क्रिएट होगा। अभी तो हालत ऐसी है कि गुजरात और आंध्र प्रदेश आपस में लड़ रहे हैं। वो दोनों ही compete कर रहे हैं कि दोनों इंडस्ट्रीज को वो भारत के अंदर ही कंपटीशन हो रहा है। और अदानी ने तो एक तरह से क्लियर कट बोल ही दिया है कि दे आर इंटरेस्टेड टू एक्सपैंड, ये एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को वो एक्सपैंड भी करने के लिए रेडी है। और भारत सरकार जो खुद अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके थ्रू यहाँ की एविएशन मार्केट में उतरने को तैयार हो रही है। और ये भी देखिए कि रशिया के साथ जो पार्टनरशिप होगी उससे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, और भारत डिपेंडेंट नहीं है एक ही कंट्री से। वो रशिया के साथ भी कर रहा है, वो ब्राजील के साथ भी कर रहा है, वो यूरोप की एयरबस के साथ भी कर रहा है। तो लेवरेज रहेगा। अगर कल किसी ने भी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ऑनर नहीं किया तो उसको मालूम है कि भारत किसी के ऊपर रुकने वाला नहीं है, वो दूसरे के साथ काम कर लेगा। दिस इज अ वे टू प्ले द गेम, और मोदी जी ने बहुत ही सही तरीके से ये गेम खेला है। बिल्कुल। और मैं तो ये यहाँ पर कहना चाहूंगी कि शायद ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये मोदी सरकार की जो मोस्ट अंडररेटेड इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उसमें से एक कहा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन आज जो दुनिया है वो भारत को डिफेंस और आईटी के लिए जानती है। कल वो दिन अब दूर नजर नहीं आता कि जब भारत जो है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जाना जाएगा। रनवे तैयार हो चुका है, सप्लायर्स आ चुके हैं, इंजन पर काम होना शुरू हो गया है, और जो ग्लोबल ओईएम्स हैं वो लाइन में खड़े हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या दुनिया तैयार है मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने के लिए? क्योंकि लगता तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी टेक ऑफ मोड में है। तो बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।